लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े का जय भीम और नमो बुद्धा है। आज हम हैं ढोलका क्षेत्र में, अहमदाबाद के करीब। यहाँ हम बहुजन साथियों से जानना चाहेंगे कि 2022 के गुजरात इलेक्शन में हम बहुजनों की भूमिका क्या है। वहाँ सबसे जानने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को जो यहाँ वोटिंग का पहला फेज़ हुआ, उस वोटिंग में 5% से 8 या 10% तक वोटिंग कम हुआ। यानी शायद लोगों के मन में से वोटिंग करके कुछ चेंज नहीं आ रहा है, अभी चेंज चाहिए करके वोटिंग कम हुआ, ऐसे भी लगता है। ये सभी मुद्दों पे हम अभी जानेंगे हमारे बहुजन साथियों से। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों से ये बात पूछता हूँ कि बहुजनों का ये गुजरात स्टेट है, जिसका गुजरात मॉडल करके हमें बताया जाता है, इसमें हमारे बहुजनों का क्या योगदान है और बहुजन कहाँ यहाँ ठहरते हैं, ये मुझे इन लोगों से जानना है। लॉर्ड बुद्धा चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, आपका नाम बताएं, आपका एरिया बताएं। जी, मेरा नाम महेश भाई मकवाणा और मैं यहाँ धोलका से ही हूँ। धोलका विधानसभा का अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। और गुजरात मॉडल का जो बताया जाता है, तो गुजरात मॉडल में तो यहाँ अदानी जो है वो अदानी के पोर्ट है। पोर्ट में अभी तक जो ड्रग्स होता है, ड्रग का सबसे बड़ा कारोबार जो होता है वो गुजरात मॉडल है। अभी भी कुछ समय पहले ही मोरबी के अंदर जो ब्रिज गिर गया, इसके अंदर करीब 150 लोग मारे गए, छोटे बच्चे भी मारे गए। तो ये एक तरह से ये कत्ल ही हुई है, क्योंकि जिन लोगों को ये रिपेयर करने का जिम्मा दिया गया था, उन लोगों ने जो करना था वो किया ही नहीं है। और जो नहीं कर, सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके बोल दिया कि ये रिनोवेशन हो गया है, और इस रिपेयर करने के 1 हफ्ते के बाद ही पुल गिर गया और कई लोग मर गए। तो गुजरात मॉडल तो यही है। अभी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और 4 एक्सीडेंट हो गए। अभी 2 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा न्यूज़ बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यही गुजरात मॉडल है। महंगाई इतनी है, लोग परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ जनता गुजरात की परिवर्तन चाहती है, तो इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और बसपा की ओर से हमने काफ़ी मेहनत की है और शायद हम इसमें सक्सेस भी होंगे। तो आपका यही कहना है कि जो गुजरात मॉडल है ना, हमें महाराष्ट्र में हमें ऐसे दिखाया गया कि एक्सीडेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ आए, तो उनके आने जाने का खर्चा, वो हॉस्पिटल का रंग रोगन करने का खर्चा, उसमें 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए 1 दिन के 2 घंटे के दौरे के लिए। तो ये लिपापोती जो ऊपर की होती है, इसे ही आप गुजरात मॉडल बोलते हैं? यही गुजरात मॉडल है। यही गुजरात मॉडल है। तो जी, बड़े बड़े डोम लगाए जाते हैं। हाँ। सरकारी बसें जो है वो मुफ्त में भेजी जाती है। सरकारी जो मशीनरी है उनका मुफ्त यहाँ उपयोग किया जाता है। तो यही गुजरात मॉडल है और कुछ नहीं है। तो विगत 27 साल से यहाँ बीजेपी जैसे पार्टी राज कर रही है। 27 सालों में बाहर ऐसे दिखाया जाता है कि गुजरात यानी सबसे आगे जाने वाला हमारा स्टेट है। हम लोग महाराष्ट्र से आते हैं, हमें जैसे सिटी से बाहर आए वैसे एकदम डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ शहर और ग्रामीण, इसमें भी कुछ डिफरेंस है क्या? मैं किसी और भाई से जानना चाहूँगा कि जैसे गुजरात बोला जाता है तो यहाँ 4 बड़े शहर हैं। अहमदाबाद हो गया, उसके बाद सूरत हो गया, उसके बाद हम अहमदाबाद गांधीनगर को हम कंबाइंड शहर करके ही मानते हैं, और 2 बड़े शहर हैं, और बाकी तो पूरा ग्रामीण तबका, ग्रामीण इलाका आता है। तो शहरों और ग्रामीण इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे हमें पता चलता है। तो इस पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी किसी की चाहूँगा कि ये क्या डिफरेंस है। आपका नाम बताएं सर पहले। मेरा नाम रवि परमार है और मैं यहाँ धोलका में बसपा का कार्यकर्ता हूँ जी। और आपने जो बोला कि अहमदाबाद सिटी, हाँ, जो बड़े बड़े सिटी है, बड़े बड़े नगर है, तो ये ग्रामीण और वो शहर में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ जो है हमें सुविधा नहीं मिलती है गांव में। तो क्या बोलते हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं है गांव में। अभी देखिए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में वो जो स्कूल होता है, तो वो स्कूल में कहीं पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है। वहाँ पे जाओ तो लड़की की वो टॉयलेट नहीं है।
लड़के परेशान है, लड़की परेशान है, और जो आरोग्य में तकलीफ है तो ग्रामीण में आरोग्य नहीं मिलता है। जो 108 जो सेवा है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत हेल्थ कम है। फैसिलिटी है वो कम है। जो 108 की जो सेवाएं है उनको जब फ़ोन करते हैं तो वो भी आधा आधा घंटा, पौने घंटा लगाता है। जो 15 मिनट में आनी चाहिए थी वो आधे घंटे में, जब आदमी मर जाता है लेकिन तब आता है। मगर रोड शो गाँव- में तो एम्बुलेंस जाती है, वो क्या है या नहीं, वो क्या गिमिक है? वो तो उनका स्टंट है। वैसे भी वो आप हमको दिखाया जाता है कि नकली वो स्कूल दिखाया जाता है, हाँ, हाँ। नकली एम्बुलेंस दिखाया जाता है, वो नाटक करते हैं। वो ग्रामीण जब गांव की बारी आती है, ग्रामीण विकास की जब बारी आती है तो जैसे पिछड़ों को दूर रखा जाता है वैसे गांव को भी दूर रखा गया है। और शहरों की आबादी जो बढ़ती है तो उनको ही सब लाभ मिलता है, यहाँ कोई लाभ मिलता नहीं है। गांव में अभी कितने गरीब आदमी हैं, उनको अभी भी घर प्रोवाइड नहीं हुआ। वो अभी भी वैसे गरीबी रेखा में जी रहे हैं। बीपीएल कार्ड देते हैं मगर उनको घर नहीं देते हैं। आज भी वो लोग शिक्षा, आरोग्य और मकान उससे आज भी वंचित है। तो वो लोग ने अभी तक कुछ काम किया नहीं है। सिर्फ वो सरकारी योजनाओं सिर्फ लिखने के लिए या बोलने के लिए है मगर देने के लिए नहीं है। यानी ये प्रचार हो रहा है और प्रचार ही किया जा रहा है। जो रियलिटी है वो रियलिटी कभी ये दिखाते नहीं। जैसे एक बार अमेरिका के ट्रम्प साहब आए थे तो इन्होंने दीवार खड़ी कर दी थी कि झोपड़पट्टी दिखनी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? जी ये सच है। और ये पूरे विश्व में ऐसा दिखाया गया था कि यहाँ पे झोपड़पट्टी नहीं, ये यहाँ भारत देश में कोई गरीबी नहीं है, ऐसा दिखाया गया था। वो बात सही बात है। तो अभी तो ये बीजेपी की बात होगी, मैं थोड़ा सा एक तरीके से कांग्रेस की तरफ भी आना चाहता हूँ। उन्होंने भी ये 27 साल के पहले उन्हीं का यहाँ राज था, भारत में भी एक तरीके से उनका राज था ऐसे बोलते हैं। लेकिन जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, आप सभी बहुजन समाज के लोग हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ, लॉर्ड बुद्धा चैनल की तरफ से। तो हमारे महाराष्ट्र में हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र किनका है, तो हमारा महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने हमें घटना दी, महिलाओं को पुरुषों को समानता दी, सभी लोगों को समानता, स्वातंत्र्य और बंधुता का अधिकार दिया, वन वोट वन वैल्यू वाली बात की। लेकिन आपके गुजरात से ही 2 बड़े लीडर ऐसे थे जिन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने ही नहीं दिया। एक का बहुत बड़ा पुतला है यहाँ पे, उन्होंने तो ऐसे बोला था कि मैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो दरवाजे से क्या, खिड़की या रोशनदान से भी अंदर ना आने दूंगा, ऐसी हमने व्यवस्था कर दी है। लेकिन हमारे प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने के आज के भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने जो घटना लिखी, आज उस घटना के कारण ये देश चल रहा है। तो मुझे आपके तरफ से ये टिप्पणी चाहिए कि जो बीजेपी का है वैसे ही कांग्रेस का है क्या, और कांग्रेस ने हमारे अम्बेडकर साहब के साथ क्या किया था, इस पे जो कोई बोलना चाहेगा मैं उनके तरफ मुखातिब होता हूँ। सर आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम भाईलाल पांडव, गुजरात स्टेट सचिव, और यही धोलका विधानसभा से मेरी मिसेस लड़ रही है, विद्याबेन भाईलाल पांडव जी। और मैं खंभात विधानसभा से लड़ रहा हूँ। और सर जी, पहले तो लॉर्ड बुद्धा चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसी मनुवादी मीडिया हमारे चैनल में तो छपा कुछ भी 2 मिनट की बाइट नहीं लेती, जब बुलाता है तो 2 मिनट में भगा देता है। तो आपने अपना टाइम निकाल कर अपनी विधानसभा में आए, तो हम सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 58 धोलका विधानसभा से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जो बीजेपी की बात हुई, अभी भाई साहब ने बताया यहाँ ग्रामीण और शहरी डिफरेंस है। कार्ड दे देते बीपीएल का, घर किसी को मिले नहीं है। अगर कोई बाहर का आता है, परदेश का आदमी, तो झोपड़पट्टियों के सामने दीवार बना दी जाती है कि यहाँ है नहीं। यानी जो दिखाया जाता है वो फोटोशॉप चीज़ें हैं, एक्चुअल में कुछ तो भी अलग है। तो इसी तरीके से कांग्रेस भी था कि कांग्रेस ने तो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ भी, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो घटना लिखने के लिए उनके जैसा कोई भी इंसान इस देश में नहीं था, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव बरता गया था। ये दोनों बड़ी पार्टियां ऐसी है। यहाँ अभी तीसरी पार्टी दिखाते हैं आप जैसे भी आगे। आपने जो बोला अभी कि बसपा जैसे बहुजनों के पार्टी को ये जो मनुवादी मीडिया है ये 2 मिनट भी नहीं देते, वो अन्य बोलते हैं। आप बताएं, आपका तो लोकसभा में कोई नामो निशान नहीं है ना, फिर भी वो आपको दिखा रहे हैं कि ये थर्ड प्लेयर है। पिछले इलेक्शन में आपको सिर्फ 24,000 वोट मिले थे आपके गुजरात में से, बहुजन समाज पार्टी को भी लाखों में वोट मिले थे, फिर भी वो अन्य में डालते हैं। तो ये जो बात है वो कांग्रेस भाजपा दोनों के डीएनए में है।
उस हिसाब से मुझे आपसे जानना है कि जिन्होंने हमें घटना दी, जिन्होंने हमें समानता दी, जिन्होंने हमें स्वातंत्र्य की बात सिखाई, बहुजनों को हक दिलाया, वो अंबेडकर साहब के साथ हमारे कांग्रेस वालों ने भी क्या बर्ताव किया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर जी, आज से 2000 साल पहले ये देश बहुजनों का था, सम्राट अशोक का दौर चल रहा था, लेकिन उनसे पहले कुछ मनुवादी लोगों का भी शासन रहा करता था। तो आज भी लोग यहाँ है, वो अलग अलग माध्यमों से वो काम कर रहा है अपना, तो इसलिए वो तो वही चाहेंगे ना। जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा एक है और अपने लोगों को वो न्याय नहीं दे रही है, तो नहीं देंगे, क्योंकि इस देश जातिवाद पे चल रहा है, देश में जातिवाद है और जाति हमने नहीं बनाई है, हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है। चाहे बुद्ध से लेके कबीर साहब, संत रविदास ले लीजिए, चाहे बिरसा मुंडा, नारायण गुरु साहब महाराज ले लीजिए, बाबा साहब ले लीजिए, काशीराम साहब ले लीजिए, हमारे महापुरुष ने, ज्योतिराव फुले, हमारे महापुरुष जातियाँ नहीं बनाई। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई है वो जातियाँ इसलिए बनाई कि उनके फायदे के लिए, और जिन जातियों को जिसको फायदा मिलता है वो तो जाति को टिकाने में लगे हैं और हमको नुकसान है। तो अपना बहुजनों का एक ही काम है जो हम करते ही नहीं है। जिस जाति से हमें नुकसान है वही जाति लेके हम घूम रहे हैं। जाति आपको दलित बताया, तो हम दलित है ही नहीं, फिर भी हम दलित जिंदाबाद करते हैं, फिर पेटकनाथी में जाते हैं। तो इसलिए हमारा नुकसान हमारा ही लोग कर रहे हैं। बाकी आज के युग में अपने लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि एक तरफ जहर का कटोरा हो तो पी लेना, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को आपको वोट नहीं करना है। फिर भी हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को ही करता है। यही गुजरात के सबसे बड़ी जो मूर्ति जिसकी लगाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही बोल रहे थे कि कांग्रेस के बाबा साहब डॉक्टर के लिए संसद की खिड़की तो क्या दरवाजे भी बंद है, फिर भी आज हमारे लोग कांग्रेस में हैं। हमारे लोग को किसी को पता ही नहीं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कहा है, क्या किया है। इसलिए यही गुजरात के लोगों ने, जब बाबा साहब यहाँ आए थे तब गो बैक अम्बेडकर, काले झंडे दिखाए, यही कांग्रेसियों ने, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और इन कांग्रेसियों हमारे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, हमारे लोग कोई स्वाभिमान जैसी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए उनके बहका में आ जाते हैं। और सारे अपने लोग बहुजन हैं, अपना इतिहास पढ़ाए नहीं है। और गुजरात के लोग खास ज़्यादातर अपने बहुजन के और खास करके अनुसूचित जाति के लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने घर पर दीवार पर लिख दो, इस देश के शासक और मालिक हो। बाबा साहब ने 1990 वोट का अधिकार दिलाया, इसलिए दिलाया ना कि हमारे समाज मालिक बने, और जो समाज मालिक होता है उसके पर अत्याचार नहीं होता है। लेकिन आज भी हमारा समाज उनके मनुवादी चक्कर में फंस जाते हैं और वो अपने कुछ 2 महीने की रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए उनकी गुलामी कर लेता है। जिस तरह जब भैंस होती है ना, वो बिकती होती है, तब उसको पता नहीं कि मेरी हराजी कितने में है। इसी तरह हमारा भोला भाला समाज है, तो चंद लोग लीडर यहाँ अपने आ जाएंगे, वहाँ का वो डीलर है और समाज का लीडर है, तो हमारे लोग तो भोले हैं, तो उनको लगा कि यही हमारा लीडर है, तो लीडर की बात वो मान लेते हैं और फंस जाते हैं। इस 5 साल के 1825 दिन होते हैं, तो 25 दिन में वो अपना सही रूप में लीडर पहचान नहीं पाते, और उनका जो लीडर होता है वो हमारा डीलर होता है। लेकिन उसकी बातों में आकर अपना पूरा इस समाज को वो कांग्रेस या भाजपा में वोट डलवाने का वो काम करते हैं, और 25 दिन उनका खाने पीने की व्यवस्था होता है। हमारा सब समाज वहीं के वहीं रह जाता है। आज पूरे भारत में देख लीजिए, जाति के आधार पर आपको मारा जाता है। आपको राजस्थान के अलवर में पानी छूने के हिसाब से मारा जाता है, मुँह रखने के हिसाब से मारा जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। आज़ादी के 70 साल में यही हाल तो है बहुजनों का, तो यह हाल क्यों है? कोई ऐसा पूछने वाला है नहीं है। चुनाव के बाद ठुकाई पिटाई तो हमारी होती है ना। अभी आपने चुनाव के बाद देखा तो कोई क्षत्रिय की ठुकाई पिटाई हुई, कोई अपर कास्ट की हुई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की हुई, नहीं होते ना, तो हमारी होती है। लेकिन चुनाव में वो कांग्रेस और भाजपा के नाम आते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाए तब वो अपनी जाति के लेके आते हैं। तो जाति के आधार तो उनको सम्मान मिला है, हमारा ही अपमान हुआ है ना। तो जिसका अपमान हुआ है उसको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज को स्वाभिमान जैसा कोई चीज़ है नहीं है। हमारे लोग बटे हुए हैं, तो हम उसको जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल प्रयास करना जुड़ेगा। हमारी चुनाव में जरूर हार हो रही है, लेकिन हमारी विचारधारा को आगे ले जाने में हमारी हार नहीं हुए। और माननीय साहब ने कहा था मैं अकेला ही चला था, और लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता ही गया। और जब माननीय साहब ने महाराष्ट्र वाले लोगों को बताया
कि भाई ये मान्यवर काशीराम साहब आपको बताने आया है कि बाबा साहब को आप लोग जानते हो और ये मूवमेंट चलाना है, तो बाबा साहब को और काशीराम साहब को महाराष्ट्र वालों ने बताया कि यहाँ नहीं हो सकते, तो महाराष्ट्र वाले लोगों ने नहीं माना, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले लोगों ने मान लिया, तो वहाँ सम्राट अशोक का शासन आया। जो अपनी पहले सिंधु घाटी की सरप्राजा थी वहाँ बहन जी ने जिंदा की। बहन जी ने वहाँ 1000 एकड़ में लॉर्ड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में बनाई, छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में बनाई, लखनऊ में बालिका विद्यालय बनाई, और कई नगर पे 80 जिलों में से 42 जिले संत कबीर के नाम से, संत रविदास के नाम पे, ज्योतिराव फुले के नाम पे, सावित्रीबाई फुले के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, जितने भी अपने महापुरुष थे साहू महाराज थे। साहू महाराज एक ही दिन 1928 में एक ही दिन कानपुर गए थे, तो उनके नाम पे भी कानपुर में साहू महाराज यूनिवर्सिटी बनाई। और महाराष्ट्र के लोग वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर नाम की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाई। तो हमें देखना है, लेकिन मनोवादी लोग प्री प्लान में चलते हैं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे अपने लीडर्स हैं, चाहे वामन मिश्राम हो, चाहे विजय मानकर हो, चाहे सुरेश माने हो, अखाली अठोले वाला वो अघाड़ी वाला प्रकाश आम्बेडकर हो, सारे लोग बाबा साहब की तो बात करते हैं, लेकिन एक मंच पर आते नहीं। सारे लोग बहन जी पे सामने ठिकरा फोड़ते हैं। रामदास आठवले जो तो मिनिस्टर है उधर, वो तो भाजपा से ही है ना, तो उसको तो बोलना ही नहीं आता, लेकिन अभी उसकी दाल चल रही है ना, उसका परिवार चल रहा है। थोड़ा सा गुजरात के इधर आते हैं। अभी आपने हाँ। तो बहुत अच्छे से हमें समझाया, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये इलेक्शन में, यानी जो मैं गए 10 साल का इलेक्शन देखते हैं, 2012 में 72% 72% वोटिंग हुआ था, और 2017 में 69 पॉइंट समथिंग % वोटिंग हुआ था। अभी पहले फेज का जो 1 तारीख को वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग के आंकड़े जो आए हैं, वो आंकड़े बहुत से जगह 5% से 8% डिफरेंस के। 2-4 आदिवासी बहुल इलाके अगर छोड़े तो बाकी हर जगह वोटिंग कम हुआ है। ये कम हुआ वोटिंग क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंडिकेशन दिखाता है, इसके बारे में अगर आप राय रखें आपकी, तो हमारे लॉर्ड बुद्ध चैनल के पूरे भारत के दर्शकों को समझेगा कि ये वोटिंग कम होना यानी क्या चीज़ है। इस बार वोटिंग इसलिए कम हुआ है कि जो लोग हैं जी, पहले गुजरात में हिंदुत्व के नारे पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सफल हुई। RSS गढ़ महाराष्ट्र में था, फिर नागपुर में था, फिर वहाँ आया लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, और फिर गुजरात में। तो लोग इतने महंगाई से तंग हो गए हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं यहाँ। तो लोग देखो, जो भी घर में चाहे भाजपा को सपोर्टर है, चाहे बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन उनका पेट आज नहीं भर रहा है इन भाजपा की वजह से। जो सिलेंडर हमें 400 मिल रहा था, आज 1100 मिल रहा है। जो तेल का डब्बा 1500 मिल रहा है, आज 2800 3000 मिल रहा है। तो हर कोई भी चीज़ ऐसी खाने की नहीं है कि पीने की नहीं जो आज महंगी नहीं मिल रही। तो लोगों का ये मानना है कि ये तो नेता है, वो आज के नेता नहीं रहे पहले जैसे, वो सारे गुंडे लड़ रहे हैं, तो हम उनको वोट करना ही नहीं चाहिए। वो आए लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, तो उसको वोट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि वो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो वोट हमारा यहाँ कम हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का तो जो वोट है वो ऐसे ही बढ़ता ही है। हमारे लोग उनकी बातों में नहीं आता है कि भाई हमें कुछ महंगाई के बारे में चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा समाज तो सदियों से भूखा ही था। हमने जो भी खा लिया 50 साल में, तो बाबा साहब की बदौलत से ही खाया है ना, तो 50 साल और भूखा रह जाएंगे। हमें कोई विकास या भूखे रहने की बात तो है ही नहीं। इसलिए हमारे लोग तो मजबूती से डटकर से हर चुनाव में लड़ते हैं और मनुवादी मुड़ीवाद का मुकाबला भी करते हैं। और हमारे जो भी प्रचार प्रसार कम दिख रहे हैं इसलिए कि हम किसी भी मनुवादी मुड़ीवादी या उद्योगपति सहारे चुनाव नहीं लड़ रहे। जो भी हम लड़ रहे हैं अपने कार्यकर्ता से और अपने जो भी सपोर्टर हुए उनके माध्यम चंदा जो आता है उनके माध्यम से हम कम संसाधनों से बड़े संसाधनों का मुकाबला कर रहा है। और इसलिए माननीय साहब ने नारा दिया था कि भाई जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, और हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा। तो हमारे पास नोटों तो है नहीं, हमारे पास तो वोट ही है। तो जिस दिन ये समाज अपनी वोटों की ताकत को पहचान लेगा, तब हमारा समाज इस देश का संसद में कब्जा कर लेंगे, राज्यकर्ता जमात बनेगा। हाँ, और माननीय साहब ने कहा था मैं बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूँ। वो एक ना एक दिन हमारा दौर है सम्राट अशोक का फिर वापस आने की अभी तैयारी हो ही चुकी है। क्योंकि एक उदाहरण सिंपल देखकर बता रहा हूँ कि इस भारत में 80 बौद्धिस्ट है, सबसे ज़्यादा हिंदू प्रॉपर्टी है, फिर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी से, लेकिन 80 बौद्धिस्ट है। लेकिन आज पूरे भारत में ना नया कोई हिंदू नहीं बन रहा है, नया कोई मुस्लिम नहीं बन रहा है, नया कोई सिख नहीं बन रहा है, नया कोई ईसाई नहीं बन रहा है। हर भारत में एक गांव में एक शहर में रोज ना रोज एक ना एक तो बुद्धिस्ट तो बन ही रहा है ना। तो आने वाले समय में चाहे 50 साल लग जाए, या चाहे 200 साल लग जाए, चाहे 1000 साल लग जाए, लेकिन इस भारत हमारा पहले था तो आने वाले समय भी हमारा बनेगा। ये हमारा सोच भी है और हम वादा करते हैं।
आप इस पे काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर से इलेक्शन की तरफ आता हूँ। यहाँ विद्याबेन करके है, इलेक्शन में यहाँ से एरिया से ये खड़ी है। और जो अभी भाई साहब ने बोलते बोलते बोला कि 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 1500 का जो तेल का डिब्बा आता था वो अभी 2800 3000 रुपये का मिल रहा है। ये सभी चीज़ों में ये हो गया। एक तो हमारी ये बहन जी यानी महिला है, घर चलाते हैं, इनको समझ में आता है कि घर चलाने के लिए क्या लगता है। हमने यहाँ जो इलेक्शन कवर कर रहे उसमें देखा कि स्मृति ईरानी जी आई थी दिल्ली से और उन्हीं को सवाल पूछा गया कि ये सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए, क्योंकि 2012 से 14 तक वो रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे थे, वो उस पर कुछ बोले नहीं। उसका रिज़ल्ट शायद 1 तारीख के वोटिंग पैटर्न में हमें पता चला कि लोगों ने वोटिंग कम कर दिया है। बहन जी के इसका जो मैंने अभी पॉम्पलेट देखा उसमें इन्होंने लिखा है कि सबके सुरक्षा के लिए वोट देना है, एजुकेशन के लिए वोट देना है, रोजगार के लिए वोट देना है, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट देना है, और ये वोट आप अपने विकास के लिए दे रहे। विकास शब्द का तो एक ऐसे प्रयोग हो गया कि विकास के लिए चुनो, और यहाँ विकास तो कोई आंखों से दिखता नहीं है। तो मैं बहन जी से, विद्या बहन जी से जानना चाहूँगा कि आपके ये विचार, क्योंकि 50% महिलाएं हैं और महिलाएं अगर जब चेंज चाहती है तो वो पूरा परिवार से लेके पूरे राज्य तक, गांव तक, राज्य तक और पूरे देश तक और पूरे प्रदेश तक भी जाता है। तो आपका थोड़ा सा मत हमारे दर्शकों को, लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को बताएं। मेरा नाम है विद्याबेन भाईलाल भाई पांडव। मैं धौलका विधानसभा से बीएसपी की उम्मीदवार हूँ और हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो 3 नंबर पे आती है और हम सब बाबा साहेब के अनुयायी हैं। बाबा साहेब की पार्टी है, इसलिए हम यहाँ इस पार्टी में जुड़े हैं। बाबा साहेब ने हमको संविधान दिया और उन्होंने हमको वोट डालने का अधिकार भी दिया। फिर भी हम दूसरे के बहकावे में आके दूसरे को वोट दे देते। अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो हमको पता चलेगा हमारा कितना वोट बेस है। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो किसको पता चलेगा कि ये कौन है, बहुजन समाज पार्टी क्या है और हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, वो सब उनको पता नहीं चलता। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ खड़े रहे हैं और हमारा वोट हमको ही मिले, दूसरे पे न जाए। भाजपा और कांग्रेस तो एक ही है, वो कांग्रेस आती है तो भाजपा जाती है, भाजपा आती है तो कांग्रेस जाती है, वैसा चलता ही रहता है। तो हमारा सबको निवेदन है कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाए। और बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि जब महिलाएं आगे आए, मैंने जो निकाला है उसको आप आगे बढ़ाना, पीछे मत ले जाना। तो महिलाओं को मेरा ये निवेदन है कि आप सब महिलाएं हमारे साथ जुड़े और हमको सपोर्ट करें। और यहाँ तो काफ़ी महिलाएं हैं लेकिन वो अभी परिवार में बिज़ी हो गए हैं, इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकती। लेकिन बाबा साहेब ने जो कहा था कि महिलाएं आगे आएगी तभी क्रांति हो पाएगी, चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो आएगा। हाँ, परिवर्तन। और आप महंगाई के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ। महंगाई से कैसे आप लड़ेंगे? अगर आप चुन के आ गए तो आप क्या बदल करेंगे, यहाँ पे क्या परिवर्तन लाएंगे, इस पे आप बताएं। यहाँ पहले तो हम जहाँ गए थे वहाँ हम प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ चूल्हा जल रहा था बाहर, क्योंकि अभी महिलाएं इतनी परेशान हो गई है। पहले तो मोदी जी ने फ्री में गैस सिलेंडर दे दिया, बाद में उसका दाम बढ़ाया तो गांव की महिलाएं वो उज्ज्वला योजना में जो मिला वो अभी खरीद नहीं सकते। सिलेंडर हाँ, पहला मिल गया, दूसरा खरीदने के पैसे नहीं बचे, इसलिए वो गांव में चूल्हा बाहर जलाते। पहले जैसा सिस्टम आ गया अभी तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और खाने पीने के सभी दाम बढ़ रहे हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, वो खाने पीने में थोड़े अपने रोजगार में भी ऐसा ही है, रोजगार सभी को मिलता नहीं है। सब जगह जगह जाके थोड़ा सा जो भी काम करते हैं वो उसमें निपटा जाता है। तो यानी आज भी अन्न वस्त्र निवारा वाली जो पहले की बात थी ग्रामीण गुजरात में, वो बात आज भी है। यानी ये जो बताते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल सबसे बेस्ट है, वो कहीं तो भी फेल्यूर है, ऐसे आपको लगता है? हाँ, यहाँ कहीं गुजरात मॉडल है ही नहीं। यहाँ सब दिखावे करते हैं कि यहाँ ये है, इतनी रोजगारी मिली है, यहाँ इतना महंगाई नहीं है, वो सब दिखावे करते हैं। यहाँ तो झोपड़पट्टी बहुत सारी है लेकिन दिखाते नहीं है। सब अपने बारे में सोचते रहते हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबको अपनी सत्ता की पड़ी है बस।
तो अभी आजकल तो ये आप पार्टी का भी वो नाम बहुत लेते हैं कि आप पार्टी थर्ड फ्रंट बन गई, क्योंकि शायद कांग्रेस वाले प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी बसपा थर्ड नंबर की पार्टी रह के भी उसको प्रचार का जो स्कोप नहीं मिल रहा है। तो आप ये अपनी पार्टी को कहाँ कैसे लोगों तक ले जाने का भी यहाँ पे प्लान किया हुआ है आपने? हम अभी तो हमने छोटी छोटी रिक्शाएँ वो भाड़े पे ली है जी। और यहाँ गांव-गांव में जाकर सभी प्रचार करें, पत्रिका बांटी है और पत्रिका में भी लिखते हैं और डीजे वाला सिस्टम है वो भी हम लगाए हुए हैं और सभी गांव-गांव और सोसाइटी जो है वहाँ जाके शहर में भी जाके हम प्रचार करते हैं, वहाँ मीटिंग लेते हैं, सभी को इकट्ठा करके मीटिंग लेते हैं, हमारी पार्टी के बारे में बताते हैं। कॉर्नर मीटिंग ले रहे हैं आप इन्हें? हाँ। कॉर्नर, और घर घर जा रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर हम प्रचार कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में जाने और बाबा साहब की विचारधारा पे आए और हमारी पार्टी को वोट दे। आपका नारा क्या है कि वो नारा जनता तक जो पहुंचाना चाहिए कि विद्याबेन को जिताना है, यहाँ आपको किसी भी हालत में आपको जिताना है कि यहाँ आप परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आप ये एक नारा या आपको जो लगता है मन से, ये हमारे दर्शकों को बताएं। महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करनी है और सबको रोजगार दिलाना है। आपके इसमें वो लिखा हुआ है, आप रोजगार के लिए कुछ काम करेंगे, ये आपका नारा रहेगा? हाँ। महिलाओं को सुरक्षा देंगे? महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को महिला के सुरक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षण के लिए और रोजगारी दिलाने के लिए हम काम करेंगे। तो ये विद्याबेन थी, इन्होंने ये सभी जो इश्यूज़ है, जो हमारे सभी जनसामान्य लोगों को, हमारे बहुजनों को दरकिनार करके जो दिखाया जाता है, जो ग्लॉसी मैगजीन्स में छपके आता है, जो एडवर्टीज़ में आता है, जो यूट्यूब पे अगर चैनल पे आप जाते हो तो यूट्यूब के चैनल पे आपको सिर्फ इनकी एडवर्टीज़मेंट दिखती है, अलग अलग तरह के टोपी पहने हुए, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, और वो बोलते रहते हैं कि यहाँ हमें जिताना है क्योंकि हमें सशक्त भारत बनाना है। लेकिन सशक्त भारत कब बनेगा? जब हमारे महिलाएं सशक्त होंगी, जब हमारे बच्चे सशक्त होंगे, जब हमें एजुकेशन मिलेगा, जब हमें यहाँ रोज़गार मिलेगा, तभी शायद सशक्त भारत बनेगा। और वो भारत हमें कहीं बाहर दिखाने के लिए नहीं, हमारे घर घर गांव-गांव अगर सशक्तता आएगी तो हमारा भारत सक्षम बनेगा। अभी हमारे साथ यूपी से आए हुए एक हमारी बहन जी है, वो बहुत अच्छे तरीके से गाने के माध्यम से हमारे बहुजनों को बताती है कि हमें संविधान, रोजगार, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए क्या चाहा, काशीराम जी की मूवमेंट क्या थी, बहन मायावती जी को हमें प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी तक कैसे पहुंचाना है। तो मैं बहन जी से जानना चाहूँगा कि ये जो समाज प्रबोधन का वो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और ये कार्य वो कैसे आगे ले जाने वाली है। हमें बाबा साहब के विचारों से, सबसे पहले तो मैं आप सभी लाड बुद्धा देख रहे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रीति बहुत उत्तर प्रदेश से। जी। और सर आपका सवाल था कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? महापुरुषों के संघर्षों से। बाबा साहब ने इतनी कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वरना हम सदियों से तो हमारे बहुजन समाज के लोग वंचित थे, शिक्षा से वंचित थे, संपत्ति से वंचित थे, कुछ भी नहीं था यहाँ के लोग। हालांकि एक समय था, एक दौर था जब बहुजनों का राज था इस भारत देश पे, तो ये भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता यहाँ पे विकसित थी। तब दुनिया को कुछ का भी ज्ञान नहीं था, तो हमारा भारत देश इतना आगे था। लेकिन कौन सा वो समय है जब हमारा भारत इतना पिछड़ गया? आज दुनिया जो कितना पीछे थी, आज अमेरिका, जापान, थाईलैंड कितना आगे है, लेकिन हमारा भारत इतना पीछे क्यों पीछे है? इन सत्ताधारियों की वजह से, जो कभी इनका देश था ही नहीं, तो इस देश के बारे में सोचेंगे क्या? ये उनका देश जब रहता तब वो तो सोचते हैं, जब उनका देश है ही नहीं तो इस देश को लूट रहे हैं, दिन प्रतिदिन लूट रहे हैं, गरीबी से, अशिक्षित करके समाज को, रोजगार न देके समाज को। बस डिजिटल इंडिया की बात करती है ये सरकार, इस समय बीजेपी सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन जाके आप गाँव में गुजरात जैसे जो गुजरात मॉडल की बात करती है ये बीजेपी सरकार, तो जाके आप गाँव शहरों में, आप गुजरात के गांव में देख सकते हैं वैसे ही नालियां टूटी फूटी, सड़कों पे पानी पड़ रहा है, कोई किसी प्रकार का मुझे तो कचरे का ढेर लगा। हम अभी आए तो इतना ढेर था कि किसी प्रकार से गुजरात मॉडल नहीं दिख रहा। बस ये बीजेपी सरकार बस उन्हीं के लिए काम करती है, ये जनता की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, बस उनको ये बड़ा बनाने का काम करती है और ये करती आई है। और कांग्रेस की सरकार के बारे में बता दें तो कांग्रेस सरकार ने तो बीजेपी से ज़्यादा शासन किया है और इसने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आज
इसके अपेक्षा मुकाबले देश दूसरे देश कहाँ से कहाँ है, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा लूटने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा असमानता को बढ़ावा दिया है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो ये समानता को बढ़ावा देती, न कि बगल के राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ एक छोटे से बच्चे को, इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पर मार दिया जाता है, जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। इससे ये हम अपनी जनता को कहना चाहते हैं कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश हितैषी नहीं, ये कांग्रेस की पार्टी हितैषी नहीं है देश के, ये असमानता को बढ़ावा देती है। और जो पार्टी या जो समुदाय असमानता को बढ़ावा देता है वो कभी देश का भला नहीं कर सकता, वो किसी की हितैषी नहीं हो सकती, वो स्वयं के बारे में सोचता है और ये सदियों से स्वयं के बारे में सोचता है। यही कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने का काम किया था। अगर सोचिए बाबा साहब अगर संविधान सभा में नहीं जा पाए होते, संविधान नहीं लिख पाए होते, तो आज हम कहाँ हो रहते, ये आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपने सीट देकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किया था। तो आज मैं एक औरत होकर दहाड़ रही हूँ, माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हो, दहाड़ रही है, बाबा साहब के संविधान की देन है। लेकिन इस कांग्रेसियों की चली होती तो बाबा साहब संविधान सभा में भी नहीं जा पाए होते, ना संविधान लिख पाए होते, ना हम आज यहाँ बोल पाए होते, ना दहाड़ पाते। आपने बहुत सुंदर तरीके से पूरा हमें समझाया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात सुन के आप जैसी यंग लड़की ने जो प्रेरणा ली है कि आपने बोला कि मैं दहाड़ती हूँ, ये दहाड़ना जो आया वो शायद हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई देन है। मैं ये दहाड़ने के हिसाब से आपकी 2 लाइनें सुनना चाहूँगा हमारे पूरे दर्शकों के लिए गाने के माध्यम से। गाने के माध्यम से तो मैं बोलूँगी, लेकिन चंद लाइनें मैं बोल नहीं, मैं ये दहाड़ना मिला कहाँ से, आप लोग पूरे गुजरात वासियों को, पूरे भारत देश को मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं यूपी की लड़की हूँ। मुझे दहाड़ना तब मिला जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी, तब मुझे दहाड़ने का मौका मिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हम महिलाएं खुल के उठ के घूंघट के नीचे रहते थे, न बोल पाते थे, न हमारी दादी की अम्मा ऐसे ही थी, कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकारी माननीय बहन जी ने सबसे पहले अगर किसी पे काम किया तो महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया, शिक्षा व्यवस्था पे काम किया। जब शिक्षा व्यवस्था सही हुई तो हम महिलाएं पढ़े लिखे, माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में हम लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के नाम से साइकिल और 25-25 हज़ार रुपये देने का काम किया था, ताकि हम महिलाएं आगे हों। और दिया भी तो क्या, बहुजन महापुरुषों के नाम से हर एक काम किया। तो सोचिए बहुजनों की ऐसी कौन है इस भारत देश में, अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैं गीत के माध्यम से गाती हूँ, अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाती हूँ। और मैं गाती हूँ, कहना है किसान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान सुनने के लिए कान न होता। किसान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान सुनने के लिए कान न होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता, अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। इसलिए चंद लाइनें कहना है, इन बहुजनों की भलाई के लिए कोई पार्टी काम कर सकती है, देश की तरक्की के लिए कोई पार्टी काम कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मेरा सपना है और मैं उस पर काम कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक मैं अपने सपने में साकार न कर पाऊँ। इसलिए कहना है कि हाथी चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाना है, हाथी चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाना है। तो बहन कुमारी मायावती को दिल्ली में पहुंचाना है, आयरन लेडी बहन माया को अब की पीएम बनाना है। और आपके बहुत ही सुंदर आपने गीत गा के बताया कि अपना जो सपना है बहुजनों का कि बहन मायावती जी को हमें दिल्ली तक पहुंचाना है। शुरुआत यहाँ से हम करेंगे, पूरे राज्यों से करेंगे। साथ में हमारे साथ बौद्ध भाई साहब भी है, ये भी गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से हमारे बहुजनों का जो विचार है, हमारे बहुजन महापुरुषों की जो थ्योरी है, हमारे बहुजन महापुरुषों ने ये जो देश बनाना चाहा, ये देश दुनिया में सबके लिए नंबर 1 का देश बने, ये सोचना चाहा, ये बात वो रखते। ये साहब भी, भाई साहब भी यूपी से है, मैं इनसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि राजपूत, गाजीपुर यूपी से। और थोड़ा सा मैं गुजरात मॉडल पे थोड़ा सा बात करूँ, चर्चा चल रही थी, मैं तभी से सुन रहा हूँ। और हम भी यूपी से सुने गुजरात मॉडल, यूपी को हम बनाएंगे गुजरात मॉडल। तो हमने देखा, यहाँ की सड़कें भी देखी, कचरे का ढेर भी देखा, जो खुले पशु घूम रहे हैं वो भी हमने देखा, उन पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है वो भी हमने देखा, और ब्रिज टूटने की वजह से 150 लोग मरे वो भी हमने देखा, हमले हो जाते हैं वो भी हम देखते हैं। और एक ख़ास चीज़ हमने और देखा कि जो महिलाएं हैं सभी लोग चूल्हे पे बाहर खाना बना रही हैं, लकड़ी से बाहर खाना बना रही हैं। इसका मतलब महंगाई ज़्यादा है। हमने हमारे देश में देखिए क्या होता है, इस भारत देश में, कि इनका दिमाग देखिए, हमें पहले कोई चीज़ फ्री में देकर उसकी लत लगाते हैं समाज को,
और जब लत लग जाती है तो उसको महंगा कर देते हैं। जैसे फिल्मों में हमने क्या देखा, बॉलीवुड में हमने क्या देखा फिल्मों में कि जब ड्रग्स का किसी को नशा लगाना हो तो उसको सस्ते में दो, फ्री में दो, 2-4-5 दिन उसको फ्री में ड्रग्स दे दो, दारू दे दो, गुटखा दे दो, 5वें दिन खुद वो खरीदेगा। तुम 20 की जगह 100 का बेचोगे तो भी वो खरीदेगा। ये हाल यहाँ गुजरात में हुआ है। पहले फ्री में उज्ज्वला नाम से दिया गया गैस और उसके बाद आज 1200 रुपये है। कौन 1200 खरीदेगा? 3000 का तो नौकरी करता है हमारा समाज, 4000 का तो नौकरी करता है। हम तो शिक्षा से वंचित थे, हम कम पढ़े लिखे थे, तो हम अच्छे रैंक पे नहीं है हमारा समाज ज़्यादा, तो 3-4 हज़ार की नौकरी करता है, उसमें से 1200 का सिर्फ गैस खरीदे तो बाकी तेल सब्जी नून कहाँ से आएगा? रोटी चावल कहाँ से आएगा? तो सभी लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। ये प्रीति बोध ने कहा कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। सच्चाई है। जैसे एक उदाहरण दें तो जियो ने क्या किया, आधार कार्ड लाओ फ्री में सिम ले जाओ, आधार कार्ड लाओ फ्री में सिम ले जाओ। अभी क्या है, 399 का रिचार्ज है। पहले 150 किया, फिर 200 किया, फिर 219 किया, फिर 299 कर दिया। पूरी दुनिया में 30 दिन का महीना होता है, तो हमारे जियो कंपनी वाले जो हमारे सिम वाले हैं इनके 28 दिन का महीना होता है। पूरी दुनिया में 30 दिन का होता है, उसमें से भी ये लोग 2 दिन काट देते हैं। अब सोचिए 135 करोड़ की जनता है भारत में और सबका 2-2 दिन काटा जाए तो कितना महीना उनके पास होगा, कितना रुपया कमाई कर रहे हैं। तो इन पूंजीपतियों का कर्जा इसलिए माफ़ किया जाता है ताकि हम गरीबों को लूट सकें। इसका भरपाई कौन करता है? अडानी भाग गया लेकर के पैसा, वो नीरव मोदी भाग गया और वो विजय माल्या भाग गया 900 करोड़ लेकर के, चौक से भाग गया। वो कौन भर रहा है? उसको कौन भरेगा? जनता से ही तो भरा जाएगा ना। जनता ही तो टैक्स के माध्यम से भरेगी, जिस रूप से भरेगी। अब अगर किसी एक आम व्यक्ति ने अपने बच्चे को दुकान खरीदने के लिए लोन लिया हो 2 लाख का, मात्र 1 लाख का लोन, तो अगर वो नहीं किसी कारण दे पाया तो वो जेल में जाएगा, नहीं तो उसका कुर्की हो जाता है, नीलाम हो जाता है। सामने गाड़ी लेके आ जाते हैं, हाँ, बुलडोजर गिरा देते हैं। अब वो 900 करोड़ लेके चला गया, उसको कब पकड़ोगे भाई? कैसे तुम प्रधानमंत्री हो? कैसे आप प्रधानमंत्री है कि आप उसको नहीं, कैसी आपकी सरकार की आपको विदेश से आप नहीं पकड़ के ला पा रहे हैं? देश गरीब होने का कारण ये भी तो है। जिस देश से इतना पैसा बाहर चला जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा, तो उतना भरपाई आप किससे करेंगे? जनता से करेंगे। आप 80 का पेट्रोल, 70 का पेट्रोल आप 110 में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। गाड़ी से अपना ही ये गरीब समाज ही तो चल रहा है, तो यहाँ से भरपाई करते हैं। यही है गुजरात मॉडल। बाकी और कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, आप आपके गाने के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि ये वोटिंग हमें हमारे बहुजनों को, बहुजन पक्ष को ही करना है। ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। कांसी राम जी का सपना सजाते रहो, गांव-गांव जाकर सबको बताते रहो। कांसी राम जी का सपना। थोड़ा सा मैं बाबा साहब को नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो हमें तो थूकने की आज़ादी नहीं थी, चलने की आज़ादी नहीं थी। सड़ा गला मांस खाता था हमारे समाज, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा खाए हैं, क्योंकि गाँव से बाहर कर दिया गया था, लखेत दिया गया था लाठी डंडे के दम पर। और आज तो हम बढ़िया बिरयानी खाते हैं, VIP होटल में खाना खा रहे हैं बाबा साहब की वजह से। बढ़िया गाड़ी हमारे पास लग्जरी है बाबा साहब की वजह से। तो थोड़ा सा नमन करना चाहूँगा कि पैदा ना होता हो अगर मसीहा इस देश में, पैदा ना होता हो मसीहा। मैं बाबा साहब को भगवान नहीं मानता, मैं मसीहा मानता हूँ, महापुरुष मानता हूँ, महान पुरुष। महात्मा भी नहीं बोलता, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा में विश्वास करने वाले नहीं, तो मैं महापुरुष बोलता हूँ। तो पैदा ना होता हो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग होती है जमी, रंग आसमां का नीला ना होता। और भारत तो कब का कंगाल हो जाता साथियों, अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता, हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता। और माननीय कांसीराम साहब के लिए कहना है, प्रीति बोध ने बताया कि जब हमारे सारे महापुरुषों को समाप्त किया जा रहा था, इतिहास के माध्यम से मिटाया जाने की कोशिश की जा रही थी, उस समय कांसीराम आए और साइकिल से लोगों को पूरे भारतवर्ष में बताया कि नहीं, हमारे ये महापुरुष थे और ये काम किए, संविधान में हमें ये अधिकार मिला है। हम आज़ाद तो हो गए थे, हमारे देश को बताया जाता है कि 1947 में आज़ाद हुए 15 अगस्त को, लेकिन मैं कहता हूँ और ये मंच से कहता हूँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, सिर्फ इस देश के लोग नहीं आज़ाद हुए थे, इस देश के बहुसंख्यक लोग अभी आज़ाद नहीं थे। हमारा देश और इस देश के बहुसंख्यक लोग आज़ाद हुए 26 जनवरी 1950 को। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी को वो तो अंग्रेज किया गया ना, लागू तो 26 जनवरी को हुआ ना। लेकिन अपन ने एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से हम पूर्ण रूप से लागू हुआ, हम आज़ाद हो गए। लेकिन 26 जनवरी को हम संविधान दिन करके मनाते हैं। हाँ, संविधान दिवस मनाते हैं, उस दिन तैयार हो गया था, स्वीकार भी कर लिया गया था। तो कांसीराम साहब अपने महापुरुषों को जिंदा किए और बताया कि नहीं, इस संविधान में हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, हम सत्ता में आ सकते हैं। बाबा साहब ने हमें इतनी बड़ी चाबी दी है, इसका ताला खोलो और आसीन हो जाओ कुर्सी पर।
तो कांसीराम साहब के लिए कहना है, अरे वक्त तू मेरा एक काम कर देना, आने वाला दौर फिर से बहुजनों के नाम कर देना। बाबा साहेब पैदा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर गांव में पैदा एक कांसीराम कर देना, हर गांव में पैदा एक कांसीराम कर देना। तो इसलिए कहना है, कांसीराम जी का सपना सजाते रहो, गांव गांव जाकर सबको बताते रहो। कांसीराम जी का सपना सजाते रहो, गांव गांव जाकर सबको बताते रहो। हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो। क्योंकि मान्यवर साहब ने कहा था, हो सकता है कि कांसीराम अकेला है, एक इंसान है, सबके दरवाजे ना जा पाए, लेकिन जिस दिन ये बसपा का झंडा तुम्हारे दरवाजे पहुंच गया तो समझ लेना कि कांसीराम तुम्हारे दरवाजे आ गया। इसलिए ये झंडा हमें लेकर के घर घर पहुंचाना है और ये बताना है कि बहुजनों का हितैषी अगर इस देश में कोई है तो बीएसपी है। हमारे हक अधिकार संविधान सुरक्षित रहेगा तो बीएसपी के बैनर तले ही सुरक्षित रहेगा। बीएसपी एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी मजबूत दीवार है इस देश में जिसके पीछे हमारा समाज सुरक्षित है और हक अधिकार सुरक्षित है। जिस दिन हमारा ये दीवार गिर गया, बीएसपी रूपी दीवार जिस दिन गिर गई, समझ लो कि फिर से हम लोग तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसी दीवार के पीछे तो सुरक्षित है, इसको आप लोग मजबूत करो। कब समझेंगे? बड़ा छोटा को कब तक आप जिताएंगे? आप अपना कोई भाई जिताओ, ये आप मेरा निवेदन है। विद्याबेन को जिताओ ऐसे बताएं आप जो। हाँ, और यहाँ हम आदरणीय भाईलाल साहब के माध्यम से गुजरात में आए यूपी से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें परखे कि नहीं, इन युवाओं में कुछ करने का जोश है, जुनून है, कला है, इनको मौका दो, इनको बुलाओ। आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरात में हम पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा लोगों से मिल करके। सबके घर में बाबा साहब की तस्वीर भी है, लेकिन लोगों को बताने की ज़रूरत है। और मैं कितना धन्यवाद करूं, और मुझे गर्व हुआ ये सुन करके कि आदरणीय भाईलाल साहब यहाँ पर 20 साल से लड़ रहे हैं चुनाव बसपा के बैनर तले, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहेब को अगर कोई मानता है, सच में उनकी विचारधारा को मानता है, तो बीएसपी मानती है। ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं। 14 अप्रैल आया तो बाबा साहेब को फूल चढ़ा के बोलेंगे जय भीम, तो हमारे समाज के लोग मूर्ख हैं, कहेंगे कि मोदी बाबा साहेब को मानता है, इसको वोट करो। कांग्रेस वाले माला चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, जय भीम बोल दिए एक साल में एक बार, तो बोलेंगे कि ये तो बाबा साहेब को मानता है। लेकिन बाबा साहेब को नहीं मानना है, जो बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाता हो उसको वोट करो। तो मैं साहब को सल्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 20 साल से आपको पता है कि मैं गुजरात जैसे प्रदेश में जो मोदी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा को वोट को आगे बढ़ा रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, मेरी इकाई बढ़ रही है, मेरा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ये भाई साहब की तरफ जाना चाहता हूँ जिनके कारण हम यहाँ लॉर्ड बुद्धा चैनल वाले पहुँचे। भाई साहब, आप हमें बताएं कि ये जो पूरी कोशिश चल रही बहुजनों को साथ में जोड़ने की, और बहुजनों का हमारा रुतबा गुजरात जैसे स्टेट में कि जो हिंदुत्व की लेबोरेटरी करके, हम नागपुर से आते हैं लॉर्ड बुद्धा चैनल वाले, हमारा मेन ऑफिस महाराष्ट्र में नागपुर में है। नागपुर से ये चलता था कि गुजरात लेबोरेटरी है, बाद में कर्नाटक बनी, फिर अभी हम उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आप जो ये कार्य कर रहे हैं कि संविधान घर घर तक पहुँचाना है, संविधान के माध्यम से सबको न्याय दिलाना है, आप इस बारे में हमारे सभी दर्शकों को और यहाँ के गुजरात के लोगों को आपकी बात समझाएं। पहले तो मैं लॉर्ड बुद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ धोलका में आए और धंधुका में आए। तो मेरा नाम प्रवीण जिनिया एडवोकेट हूँ और धंधुका विधानसभा यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जो आपने बात बताई अभी गुजरात मॉडल और जो संविधान की जो किस तरह से बात कर रही है, तो सबसे पहले जो गुजरात मॉडल की बात करें तो सिर्फ ये सब दिखावा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अच्छे दिन किसी के आए नहीं और ना ही आएंगे कभी। देखो, ये जो यूट्यूब की चैनल है मन की बात, वो मन की बात भी नरेंद्र मोदी आए थे तो जितनी लाइक होनी चाहिए थे उससे ज़्यादा डिसलाइक हो गई, तो चैनल बंद कर दिया, कमेंट भी बंद कर दिया। कमेंट ठीक है। अभी देखो, आप हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई CNG देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, तो हर जगह पे महंगाई पूरे ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद अब शिक्षा के बारे में देखो तो यहाँ पे शिक्षा का जो माहौल है ये पूरा बनावटी बना दिया है कि जो गवर्नमेंट स्कूलें थी वो सब बंद कर दिया है, जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो अब शुरू कर रहे हैं। जो यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ थी वो यूनिवर्सिटी बंद करके और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चालू कर दिया है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो पिछड़ा और शोषित वर्गों को आगे ले जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे कि 20,000 से कम फीस नहीं है,
तो जो अनपढ़ जो शोषित वर्ग है वो तो पढ़ ही नहीं सकता उस स्कूल और कॉलेज में। वो ना वकील बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। आप डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए दिमाग चाहिए। लेकिन गुजरात में ऐसा है कि डॉक्टर बनने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। खोके चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में भी खोके वाली बात चल रही है। ये गुजरात में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो विश्व लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, आपको अगर IIM में एडमिशन लेना है तो आप नहीं ले सकते हो। आप अगर IIT में एडमिशन लेना है तो नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे आपके पास है तो नॉलेज की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास अगर डिग्री है, डिग्री आप किसी भी स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, डिग्री की आपको वो कॉपी मिल जाएगी। तो शिक्षा के माध्यम पे यहाँ पे पूरा कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ। मोदी जी चिल्ला रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पहले क्या करना है कि आप जनधन खाता खोल दो, हम 15 लाख डाल देंगे। तो जिसके पास पैसे थे उन्होंने डाले। तो क्या हुआ कि अब पैसे आ रहे हैं तो चलो अब नोटबंदी करो। तो नोटबंदी करवा के जब भी के पैसे अकाउंट में डलवा दिए। तो ये पूरा मामला जो नोटबंदी का जो काला धन था वो काला धन यहाँ लाना था तो ऐसा हुआ कि जो काला धन विदेश में चला गया। जो पूरा काला धन लेके भाग गए सभी लोग। इन्हीं के दोस्त थे वो। हाँ, अभी ये सफेद कर दिया। अभी ये अहमदाबाद जो है यहाँ पे जो गुजरात का जो सबसे बड़ा सिटी है तो अहमदाबाद की वो बात कर रहे हैं कि हमारा अहमदाबाद में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी यहाँ पे वो बुलेट ट्रेन शुरू किया है अहमदाबाद से मुंबई तक का। तो 3 बार गाय से एक्सीडेंट हो गया तो गाय को कुछ नहीं हुआ लेकिन वो ट्रेन टूट गई। और ये सब विकास है यहाँ पे। तो ये पूरा जो है अब यहाँ पे आप अहमदाबाद से आए तो आपने देखा होगा साबरमती नदी। अब साबरमती नदी आप देखिए तो उसका पानी है ना वो पी सकते हैं, ना लोग पी सकते हैं, ना कोई जानवर पी सकता है। और यहाँ से जो खंभात तक जाती है वो यहाँ पे जो सागर में मिलती है वहाँ पे जो आप आसपास के गांव में जाओगे तो सभी लोगों को अभी एक ऐसा माहौल हो गया है कि सभी को कैंसर हो रहे हैं उस पानी से, क्योंकि पूरा केमिकल जा रहा है वहाँ पे। अगर आप पानी ज़मीन में से निकालोगे तो पूरा लाल पानी निकलता है। हज़ारों बार यहाँ लोगों ने कंप्लेन की है कि पानी जो है वो शुद्ध करो, हम पीने के लायक बनाओ, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और यमुना में बोल रही है कि ये गंदी यमुना है। तो साबरमती आप खुद का तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो संविधान के जरिए हमें जो न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय की बात करें तो यहाँ पे जो कायदा कानून व्यवस्था है तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोहिबिशन है, दारूबंदी है। ठीक है, दारूबंदी है। आप गुजरात में कहीं किसी भी लोग से बोलो मुझे दारू लेना है तो ला देंगे, आपको बच्चा भी ला देंगे, यहाँ मिलता है। आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है गुजरात की वो कहाँ पे काम कर रही है? दारू बाहर से आ रहा है या गुजरात में बन रहा है? बाहर से भी आ रहा है, गुजरात में भी बन रहा है। ड्रग्स भी आ रहे हैं, ड्रग्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये पूरा फंडा जो है सरकार ने सिर्फ को ऐसा कवर किया है कि लोगों को दिखाना है। आप देख लीजिए कोई भी पुलिस स्टेशन जाए तो सबसे ज़्यादा FIR किसी की होगी? तो प्रोहिबिशन की होगी। सबसे दारूबंदी, दारू है ही नहीं यहाँ पे। आप दारूबंदी है तो किस तरह से दारू गुजरात में आ रही है? मिली भगत हो सकती है शायद। अभी ये 6 महीने भी नहीं हो यहाँ पे लट्ठा कांड हो गया गुजरात में। ये धोलका में एक सामूहिक बलात्कार हो गया। तो यहाँ पर सभी लोग अभी क्या है, अब मैं जो धंधुका विधानसभा से लड़ रहा हूँ तो धंधुका विधानसभा में ऐसे गांव है जहाँ पे बीजेपी का सांसद है। तो सांसद के गांव से 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे बस नहीं जा रही। अभी वहाँ पे अभी सड़क नहीं है, कच्ची सड़क पे लोग जा रहे हैं। तो विकास का कुछ नाम ही नहीं है, सब जुमलेबाजी। सब जुमलेबाजी। आप अभी देख रहे हो कि जो जब भी चुनाव के माहौल से पहले जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं कि भाई चलो स्कूल के बच्चे हैं आ जाओ, आंगनवाड़ी के जो है वो आ जाओ, सरकारी बसें जो है तो पूरे गुजरात में सरकारी बसें बन जाते हैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है। तो भीड़ जमा करने के लिए ये सब षड्यंत्र करके यहाँ पे भीड़ जमा होती है। स्मृति ईरानी जी का एक सभा था तो उसमें तो लिखा हुआ था कि शिक्षकों ने और आंगनवाड़ी सेवक लोगों ने आना जरूरी है, ऐसे हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। यही भीड़ है। आप अभी देख रहे हो कि चुनाव की जो मीटिंग जो जाहिर सभा हो रही है तो जाहिर सभा में पब्लिक ही नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर पब्लिक ही नहीं है। और कांग्रेस तो अपनी रैली निकाल रहा है। कांग्रेस वाले कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखो
हम जब से आज़ाद हुए तब जी। तक कांग्रेस थी। हाँ तो कांग्रेस अगर काम किया होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बीजेपी तो लास्ट में आई। हाँ। कांग्रेस ने तो सिर्फ क्या किया, हमारा हम जो शोषित है, पीड़ित है, वो उनके लागनी होता है, संवेदना होती है। हाँ। तो उनका संवेदना का उन्होंने लाभ लिया। उन्होंने बोल दिया कि चलो हम आपके घर आके खाते हैं। अगर आपको हमारे घर खाना क्यों खाना पड़ रहा है, आप ले जाओ ना वहाँ पे, हम आपके घर पे ले जाओ, आपके घर पे ले जाओ, हमके वहाँ पे रखो, वहाँ पे हमको खिलाओ। आप हमारे घर क्यों आ रहे हो? फोटोशॉप ऑपरेशन ही है एक तरीके हाँ। से, फोटो निकालने वाला ही हाँ, एक्सरसाइज है बस वो दिखावा कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने खाना खाया, यानी वो मान रहे हैं कि आप पिछड़े लोग हो। हाँ हाँ, वो आप अभी भी समान नहीं मान रहे हाँ, अपने आप को, वो अभी दिखा हमको रहे हैं कि समान नहीं हम- मान रहे हैं। ये जो संविधान हमने दिए, हम अभी ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की हम बात करेंगे, सरकार से ऊपर है न्यायपालिका। तो हम न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पे न्यायपालिका जो है क्या कर रही है, ऐसे ऐसे जजमेंट दे रही है कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में पता चले। जैसे यहाँ पर अब हाई कोर्ट में एक ऐसा भी वो आया था जजमेंट कि वो बोल रहे थे कि जो भारत देश का विकास नहीं हो रहा, किसकी वजह से नहीं होता, वो बोल रहे थे कि आरक्षण की वजह से नहीं हो रहा है। गलत है, उन्होंने गलत है ना? ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले हाँ। लिया खुद के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ले वीकर लिया। सेक्शन, उन्हें पता ही नहीं कितने, तो भी उन्होंने दे दिया। वो जजमेंट को उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध में है। हाँ। तो संविधान है वो समानता की बात कर रहा है, तो समानता बाबा साहेब ने लिखी है और वो जो संविधान है वही समान है, तो आप वो नहीं लगा सकते। यहाँ पर सूरत में भी बलात्कार हो रहे हैं, तो सूरत के बलात्कार में जो जजमेंट आया उसमें लिखा, मनुस्मृति का श्लोक लिखा, आप जब न्यायपालिका कर रहे हो तो आप धर्म की बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि मनुस्मृति का श्लोक लिख के उनको सजा दी। तो क्या है, न्यायपालिका भी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, उनको क्या काम करना है, मनुवादी ताकतों के अंदर ही काम कर रहे हैं अभी ये जो अयोध्या का चुकादा आ गया तो वो भी एक षड्यंत्र ही है। अभी इसके बाद आप देखो कि जो हमारे अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं तो उन्होंने भी जो चंद्रचूड़ साहब, हाँ हाँ जो केस चल रहे थे, 10 केस चल रहे थे हमारे, हाँ, तो 10 केस में से 9 केस ऐसे थे जो उन्होंने पूरा कर दिया कि ये बहुत लंबा है। ललित साहब पहले, हाँ, जो चंद्रचूड़ यूवी साहब ललित के साहब। पहले यूवी ललित साहब ने, तो उन्होंने सब बंद जब कर बंद दिया, कर राम दिया वो मंदिर केस वाले की, अभी बाकी ये केसेस। हाँ बंद ज़्यादा नहीं समय हो गया करके। ज़्यादा समय हो ये गया, तो गलत है। गलत है। तो आप review- न्यायपालिका जो हम भारत के नहीं, आप एडवोकेट है सर, आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं इसमें, हाँ, ऐसे तो डाल कोई सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं। हाँ डाल सकते, उसका कोई इश्यू नहीं है, डाली भी है वहाँ पर भी। हाँ। हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारे एडवोकेट भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर के। जो न्यायपालिका है वो भारत के संविधान को मानकर काम करना है, उनको संविधान से ऊपर नहीं जा सकते कोई भी। फंडामेंटल जो हाँ, चीजें हैं वो फंडामेंटल कभी राइट बदल नहीं सकते, मेरा वो भी कभी है, बदल नहीं सकते। आपका भी है, आप सभी सबका कर फंडामेंटल राइट है। तो मैं अभी आपको समेशन में ये जानना चाहूँगा कि जैसे विद्याबेन यहाँ से खड़ी है, आप थोड़ा आगे वाला इलाका है, आप अपने मतदार संघ के लोगों के लिए आपने मन में, आप पढ़े लिखे हैं, आप एडवोकेट हैं, आपने क्या सोच के रखा है कि शिक्षण, रोजगार, ये जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के इशू है, आप इनको एड्रेस कैसे करेंगे? हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके मन में जो होगा, आप अभी काफ़ी यंग है, आने वाला पूरा समय आपके साथ है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और आपके मतदार संघ के लोगों को बताएं कि आपके मन में योजना क्या है कि जिसमें से सच में परिवर्तन, चेंज आएगा हमारे बहुजनों के भले के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए। जी, सबसे पहली चीज़ है सामाजिक परिवर्तन आएंगे तो शिक्षा भी आएगी, रोजगार भी आएंगे। तो हमें सामाजिक परिवर्तन के द्वारा रोजगार पाना है, शिक्षा पाना है। और अभी जब मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ तो हम इसी हमारा जो मंत्र है कि हम लोगों को शिक्षा देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ पे किसी के पास रोजगार नहीं है सर, लोगों का सक्षमीकरण करेंगे। हाँ। ये आत्मनिर्भर शब्द ये बोलते हैं, जी, आप सच हम- में उनको आत्मनिर्भर कराना चाहते हैं, ऐसे जी आप बिल्कुल, मानें? जी बिल्कुल, पक्का? क्योंकि पक्का, क्योंकि बिल्कुल जहाँ गांव के जो लोग हैं, अभी गांव में कहीं कॉलेज का सिस्टम नहीं है उस साइड। अच्छा। तो कॉलेज का जो करना हो तो उसको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। हाँ,
तो वो यहाँ वहाँ गांव में वो शिक्षा भी नहीं पा रहे। अभी ऐसे तो- ऐसे गांव है वहाँ पे। कोरोना में 2 साल तो घर से ही पढ़ना पड़ा था, उसका पूरा अभी कोरोना के कारण इन्होंने चेंज किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी शायद हमारे बहुजनों को तकलीफ होंगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हो रही, एजुकेशन आप लोगों के गाँव तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे? सही बात मानेंगे। जी। तो सही बात है जी। तो ये भाई साहब का जो कहना है वो लोगों के घर घर तक, जैसे न्याय लोगों तक पहुंचना चाहिए, शिक्षा पहुंचनी चाहिए, रोजगार पहुंचने चाहिए। और हमारे साथ एक भाई साहब है, हम कल ही वडोदरा से जाके आए सर। वडोदरा में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने को स्कॉलरशिप दी थी सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने, उस कारण वो प्रदेश में पढ़े थे। जब इनको यहाँ आके यहाँ नौकरी करके वो अपने स्कॉलरशिप का जो अपना कर्जा था वो चुकाना था, यहाँ जब आए उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हुआ, तो यहाँ से वो निकले। एक संकल्प वृक्ष है वहाँ पे, उन्होंने संकल्प किया था कि मेरे जैसे प्रदेश से पढ़ लिख के आए हुए इतने ज़हीन आदमी के साथ अगर ऐसे होता है तो मेरे बाकी भाई बहनों की परिस्थिति क्या होगी। वो जो संकल्प था, वो संकल्प के कारण ही हमें सबके लिए भारत देश की जो घटना है, जो घटना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता की बात करती है, वो मिली। मैं उस माध्यम से आपके तरफ से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये योगदान है और आज जो देश है संविधान के कारण चल रहा है उन्होंने दिए हुए, इस बारे में मैं आपकी कुछ आखिरी टिप्पणी चाहूँगा। मेरा नाम है अभय संबोधी जी। और आपने जो सवाल किया है जी। बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। जो गुजरात के लोगों ने ना हाँ भीमराव को अगर डॉक्टर भीमराव बनाया है जी। तो गुजरात के लोगों ने बनाया। सयाजीराव गायकवाड़ ने जो स्कॉलरशिप दी उसी वजह से भीमराव डॉक्टर भीमराव बन चुके हैं। फिर जब वो 10 दिन के लिए जब बड़ौदा में आए तो बड़ौदा के लोगों ने उनको घर नहीं दिया जी। हाँ हाँ। उनका बार बार अपमान हुआ। वो पारसी। एक सचिव थे, फिर भी उनको फाइल फेंक के दी जाती थी, जो नीचे झाजम लगाई हुई थी वो हटाई जाती थी। तो उस अपमान की वजह से वो फिर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर बने हैं जी। तो हमारा गुजरात के बाबा साहब के बहुत गहरा संबंध है। मगर आज के तारीख में गुजरात के लोग वो गलती मानने को तैयार नहीं है। वो गलती तो उस समय हो गई, वो हम मानते हैं, मगर आज भी अगर वो गलती सुधारी जाती है, मगर हम गुजरात के लोग ये बात जानते नहीं है, क्योंकि ये बात बहुजन तक ये बात पहुंचती नहीं है। अगर पहुंचती है तो कुछ गलत बताया कर पहुँचा जाए। उसी दिन संविधान के बीज डाले गए जी। और उन्होंने जब सोचा कि जब मेरी इतनी हालत है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरी इस देश में कोई इज्जत नहीं, यहाँ देश की जितनी जाति बढ़ी उनकी इज्जत है, जो पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। फिर उन्होंने सारे लोगों को शिक्षा, समान शिक्षा का देने का अधिकार का वादा किया और मरते दम तक उन्होंने वादा निभाया है। आज हम जो बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं, वो संविधान के हिसाब से। और हमारी बहुजन सरकार जो आएगी तो आज जो संविधान का ओनली वो 3% लागू किया जाता है। ज़्यादातर एक केरला कोई ऐसा राज्य है जहाँ 7 से 10% संविधान का लागू होता है। महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र में भी होता है। तो जहाँ संविधान लागू होता है वो देश, वो राज्य कैसे है आज भी हम देख सकते हैं, वहाँ का विकास भी हम देख सकते हैं। तो जहाँ गुजरात में सिर्फ 3% संविधान को लागू किया जाता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100% कैसे लागू होना उस पर हम काम करेंगे और सभी को समान हक देंगे, चाहे वो कोई भी आदमी, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, हमें उसे कोई लेना देना। हर आदमी को हम शिक्षा देंगे, हर आदमी को हम आरोग्य सुविधा मुफ्त में देंगे और हर गरीब कैसे दूर जाए उसके लिए हम सतत कार्यरत रहेंगे। क्योंकि बहन जी का जो शासन था यूपी में, उनका जैसा शासन आज तक किसी ने किया नहीं है। उनके शासन में आज भी लोग कहते हैं कि वो जो शासन था गुंडों राज से मुक्ति थी, महंगाई से मुक्ति थी, पढ़ाई में अच्छा था, उतने स्कूलों लेबोरेटरी बना दी। तो हम भी अगर गुजरात में हमारी अगर बसपा सरकार आती है तो हम बाबा साहब का वही सपना पूरा करेंगे। मायावती जो यूपी में किया वही हम यहाँ करेंगे। ये हमारा बहुजन समाज तरह से वादा है हमारा। हाँ, बहुत बढ़िया। आखिरी में यानी संबोधी साहब ने जो हमें बताया, हमने जो बड़ौदा में देखा, वडोदरा यहाँ बोला जाता है, वो संकल्प वाली बात जो हमारे नागपुर में होती है, जो हर जगह होती है, अभी मुंबई में 6 तारीख को होंगी, वो बात यहाँ हमें दोहरानी है। आखिरी में हमारे बहुत साहब आखिरी पॉइंट बोलना चाहते हैं, आप ब्रीफ में बताएं क्योंकि हमें अभी समेशन करना है प्रोग्राम का। आप बताएं, ये आखिरी बात रहेगी, आप बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और पूरे देश को मेरा संदेश है। इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, हो सकता है किसी के जेब में 5,000 हो, किसी के जेब में 10,000 हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि किसी के पास 2,000 का नोट नहीं होगा। आप इधर मार्केट में घूम लीजिए, किसी के पास 2,000 का नोट नहीं मिलेगा, बड़ी से बड़ी दुकान में नहीं मिलेगा।
तो काला धन की जो बात आती है वो कुछ और नहीं था। पहले लोगों का खाता खुलवाया गया जीरो बैलेंस पे और फिर सारे पैसे जो थे उसको वापस ले लिया गया और फिर उसको पैसे को सफ़ेद धन में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे 2-2 के नोट जो 2-2 के नोट हैं सब इनके पास वापस चले गए। आप मार्केट में खोज लीजिए 2000 का नोट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 100 के जब 20 नोट रखेंगे तो आपकी गड्डी हो जाएगी ना, लेकिन आप एक नोट 2000 का रखेंगे तो आपको गड्डी की जरूरत नहीं है। वो शायद बड़े लोगों के लिए किया होगा, लेकिन हाँ, अपना तो अभी ये है अपने में बड़ा है नहीं। इसलिए अपने को अपनी बहुजनों की सत्ता लानी पड़ेगी, सब तक ये पहुंचाना पड़ेगा, ये एक मैसेज रहेगा। आपने अच्छी बात रखी। तो ये पूरा अभी यहाँ की जो चर्चा थी, यहाँ हमने जो देखा कि बहुजन लोग, हमारी विद्याबेन चाहती है कि महिलाओं तक सब अधिकार पहुँचे। भाई साहब जो खड़े हैं वो चाहते हैं कि लोगों तक रोजगार पहुँचे, लोगों तक फ्री में हमें एजुकेशन मिले। और ये संकल्प भूमि वाला जो हमारा प्रदेश है गुजरात प्रदेश, ये गुजरात प्रदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करे। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम यहाँ रुकते हैं। मैं आनंद मांजरखेड़े हमारे सभी लॉर्ड बुद्ध चैनल के दर्शकों को जय भीम और नमो बुद्धाय बोलता हूँ और यहाँ रुकते हैं आज के दिन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।